दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो लगभग आ गया है। टेंडर आना मतलब नोटिफिकेशन 100% जो है वो आने वाला है। और आरबीआई असिस्टेंट एक, अगर मैं कई टर्म्स में बोलूं तो लोगों की ड्रीम जॉब है ना। यहाँ पे आपका कंपटीशन केवल स्टूडेंट से नहीं होगा। ऑलरेडी जो बैंकर हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो उनके लिए भी उनके साथ भी आपको एक अच्छी खासी फाइट करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन आया है मेरे पास कई तरह के मैसेजेस हैं। सर मेरा इंग्लिश वीक है, सर मेरा क्वांट वीक है, मैं स्पीड चाह के भी नहीं बना पाता, सर मेरी जो पोजीशन है वो हमेशा एवरेज रही है, मेरे लिए क्या आरबीआई असिस्टेंट हो सकता है क्या, मुझे गाइड करिए सर। ये मेरे पास मल्टीपल मैसेजेस हैं। तो मैं ये समझ पाया हूं कि इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं किसी एक को रिप्लाई करूं, मैं थोड़ा सा अगर आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करूं तो शायद आपको काफी हद तक जो है वो बात समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कवरेज जो है वो आपको मिलने वाला है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इस फॉर्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आपने कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आप ग्रेजुएट हैं या फिर मेट्रिकुलेशन है ना आपके पास है, या फिर और साथ में आपके पास 15 साल की जो है वो सर्विस एक्सपीरियंस है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, आप हैदराबाद जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं, मेक श्योर करें आपको तेलुगु बोलते, लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर हम देखें तो 20 से 28 साल बेसिक एज लिमिट है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं। एससी एसटी के 5 साल, ओबीसी के 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाता है। जनरल ओबीसी की फीस 450 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस यहाँ पे जो है वो कितनी होती है, 50 रुपए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी। ठीक है, ओके। इसके बाद सैलरी की हम बात करें, जोन वाइज चूंकि एचआरए अलग होता है, तो जोन वाइज अगर मैं थोड़ा सा देखूं, लगभग आपका 55 से 60 हजार के करीब आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी बनता है, और इन हैंड जोन वाइज लगभग 50 से 55 हजार के करीब बनता है। ठीक है, 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, प्री होता है, मेंस होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्री आपका 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 35 मैथ और रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम, जिसमें 20 मिनट्स आपके अलॉट होते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जी और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स हैं। 135 मिनट का टोटल यहां पे समय जो है वो दिया जाता है। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप जिस भी जोन से, मैंने आपसे कहा कि आप मध्य प्रदेश के हैं और अगर आपको लगा कि नहीं हैदराबाद जोन में वैकेंसी ज्यादा है तो आप भरिए, फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि प्री मेंस के बाद आपको एलपीटी में तेलुगु बोलते, लिखते, समझते आना चाहिए। पता चला आपका प्री मेंस क्वालिफाई हो गया, एलपीटी में भी लोग बाहर होते हैं, तो बहुत पेनफुल होगा कि आप जो है वो प्रोफिशिएंसी में बाहर हो गए। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा मेक श्योर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो एक बच्चे का सवाल है, जो इस समय मैं क्वेरीज देख पा रहा हूं कि सर क्या क्या एज अ एवरेज स्टूडेंट क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं क्या। देखिए कुछ चीजें मैंने लिखी है, उसको एक बार पढ़ते हैं। Yes, it is very much possible for average student to crack RBI assistant. Hard work beat talent, and when talent does not work hard. But in the case of RBI assistant, one need to do hard work smartly. To clear RBI assistant, you just need to the right strategy, resource to start your preparation. Also, a detailed strategy on each section so that you can score well in the exam. Also, regular practice of mock test is important. मैं किसी IAS का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनका जो 10th का कुछ परसेंटेज था वो शायद, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल बता पाऊं तो 10th का उनका परसेंटेज कुछ तो शायद 62% था, और ऐसे 12th का परसेंटेज नियर अराउंड 64% था, और आज वो आईएएस ऑफिसर हैं और एक यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये बात आप पहले साइड दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एवरेज थे, आपके परसेंटेज ये थे। देखिए आज जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि आपका परसेंटेज 65 था, अगले वाले का 95 था, तो दोनों में से कौन जो है वो बढ़ेगा। आज के टाइम पे आपको कुछ बातें बस समझनी है। अगर उन बातों को समझ के अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि राइट स्ट्रेटजी है, और अगर आपने कंसिस्टेंट अप्रोच आपने कर ली है ना, तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये टैलेंट को जो है वो साइड लाइन कर देता है। और एट द एंड जो कछुए और जो है वो खरगोश की जो कहानी है, उसमें कछुए के जीतने का कारण ही ये है कि वो रुका नहीं, बाकी लोग रुक गए, वो रुका नहीं। तो आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैटर नहीं करता कि आप एवरेज हैं कि नहीं है, अगर आपने कंसिस्टेंसी का मतलब समझ लिया तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आप आज नहीं तो कल जीत ही जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको समझना जो है पड़ेगा क्या क्या करना है। Solve the previous year paper to analyze and get an idea regarding the exam pattern, difficulty of question and your
plus and pain points. Focus on concept first, get the basics clear. Tricks will automatically become handy to you as you practice the questions. Gradually after 1-2 weeks start working on your speed to solve question. मतलब कि जब आप आरबीआई असिस्टेंट को कुछ नहीं जानते तो पहला काम हमें ये करना चाहिए कि लास्ट ईयर के हम पैटर्न देख लें कि हाँ भाई ये पेपर था, इस पेपर के बिहाफ में कैसे सवाल पूछे गए थे, कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो एक पेपर की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक्स में जाना है। इफ यू आर अ बिगनर आपको बेसिक्स में जाना है, टॉपिक वाइज आप चीजों को कंप्लीट करिए। कोई भी टीचर अगर जैसे जैसे एग्जाम ट्यूनिंग हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने अपने बैचेस को ऐसा डिजाइन किया है कि एक बच्चा ना केवल क्लास करता है, क्लास के बाद उसे एक्स्ट्रा सीट, एक्स्ट्रा नोट, कंटेंट मिलता है, ताकि अगर वो बच्चा सीरियस है सेम डे पे ही कंटेंट को रिवाइज करके प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद आपको जाना होता है सेक्शनल मॉक में। सेक्शनल मॉक में उस सेम टॉपिक का कॉन्फिडेंस आपको गेन करना होता है। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बिल्कुल बिगनर की जो प्रोसेस है वो आपको यहां से करना होगा। क्वांट की अगर मैं बात करूं, देखिए क्वांट में कुछ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हर जगह काम आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क रेशियो, परसेंटेज, है ना, एवरेजेस, है ना, प्रॉफिट लॉस, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। इसके बाद आपको डेली 4 से 5 डीआई का सेट, क्योंकि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें तो उसमें डीआई का भी लगभग 10 से 15 नंबर का वेटेज है। तो 4 से 5 आपने डीआई का सेट कर लिया, इन बेसिक्स जो पैटर्न उनको कवर कर लिए, और इसके साथ साथ आपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को भी आपने कवर कर लिया। अगर आप ये रेगुलर रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करते जाऊंगा तो मेरी स्पीड, क्योंकि आपको अब ट्रिक पता चल जाएगी कि अप्रोक्सीमेशन में क्या ऐसा मैं करूं कि मेरी स्पीड जो है वो कैलकुलेशन में बढ़ जाए, या अच्छी स्पीड के साथ मैं चीजों को कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है, ऐसे ही आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में जैसे 3 से 4 मैंने यहां पे एडवाइस करी कि एटलीस्ट आपको डेली जो है वो पजल के सेट को करना है। देखिए मैं इसमें एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, पजल के लिए ऑलरेडी ये चैनल है, और जब से आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है तब से मैं आरबीआई पे लगातार क्लास ले रहा हूं। अगर आप यहां पे देखें, मैंने ऐसे क्लिक किया और अभी 2-3 दिन ही हुआ है, और आप देखें ये क्लास 44 पजल आज मैंने करवाई है, 44 पजल। ठीक है, इसकी पीडीएफ, जैसे आपने इस पे क्लिक किया ना, क्लिक करते ही आपको इस क्लास की पीडीएफ, यहां पे आपको ये आपने क्लिक किया, ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल गई। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके इन सभी कंटेंट को जो मैंने आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग दिया है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। सब कुछ आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पजल का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये चैनल है। ठीक है, इसके बाद ब्लड के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन हैं जो अर्लियर ट्रेंड में ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ में जो है प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल मॉक में अपनी एक्यूरेसी को आप मेंटेन करेंगे, तो ग्रेजुअली आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार, मैं इसको जो है वो बना सकता हूं। सेम जब मैं इंग्लिश पे जाऊंगा तो आरसी, ठीक है, आरसी आपको करना ही करना है। 10 से 15 वर्ड आपको नोट डाउन करना है आरसी में, या फिर कहीं से आपको नए वर्ड मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद कम से कम 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपको प्रैक्टिस करने हैं। एरर डिटेक्शन, करेक्शन, सो दैट यू कैन रिवाइज ग्रामर रूल विद द सॉल्विंग क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश का जो बेसिक सवाल आता है, क्या कहते हैं, एग्जाम में, जितना मैंने संतोष सर से बात किया नोटिफिकेशन के टाइम पे, वो भी उन्होंने भी ये बात उस वीडियो में कही है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो टॉपिक की रेगुलर बिना रुके अभ्यास करना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये सजेस्ट किए हुए टॉपिक हैं, क्योंकि अर्लियर भी ट्रेंड में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको भी कवर करके सेक्शनल मॉक देके अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, आपको भी कम टाइम में इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जीए बाद में आएगा, बट ये एटलीस्ट इतनी जो है वो रिकमेंडेशन जरूर होगी, डेली एक क्लास जो आपके टीचर, जो भी आपके रिस्पेक्टिव जीए के टीचर हैं, पीयूष सर हो सकते हैं, विवेक सर हो सकते हैं, उनसे आप डेली एक क्लास उनकी करंट अफेयर करिए। वो नोट्स प्रोवाइड करते होंगे, उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, उसको एक बार रिवाइज करते रहिए। ये आपके जीए की प्रिपरेशन को एक स्टेप अप जो है वो बनाता जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। देन हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद आपका है फुल लेंथ टेस्ट। अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग इज वेरी क्रूशियल। यू कैन चेक आउट आवर मॉक टेस्ट सीरीज वेयर वी कैन प्रोवाइड बोथ टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल मॉक आल्सो एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, नोट डाउन ऑल योर मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। Why do you commit them in the first place? It is because of the time pressure or you don't have a proper knowledge. देखिए हमेशा मैं ये कहता हूं कि आपको शुरुआत सेक्शनल मॉक से करनी है, सेक्शनल मॉक से कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद आपको फुल लेंथ मॉक में जाना है। मॉक
देने से अगर सिलेक्शन हो जाते हैं तो आज ना जाने कितने ही बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आज वो बैंकर हो जाते हैं, आरबीआई में हो जाते हैं, एलआईसी में हो जाते हैं। मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन का एक सेक्शनल मॉक दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि 20 में से आपके 12 ट्रू हो गए, ठीक है, और 8 आपके गलत हो गए। तो आप इन 12 को मत देखिए, 12 तो आपका टैलेंट है, आपने 12 टैलेंट जो है वो गेन कर लिया। ये जो है ये मेक श्योर होने चाहिए कि रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग होने चाहिए मतलब आपने अटेम्प्ट किया है और रॉन्ग हो गया। इससे होगा क्या, जब हम देखिए कभी भी मॉक टेस्ट देते समय या पेपर देते समय हम कभी भी ऐसा तो टिक नहीं करते ना कि गलत हो जाएगा, या हमें मालूम है गलत हो जाएगा तो हमने टिक कर दिया, यही सोच के देते हैं कि सही होगा तो हमने टिक कर दिया, हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार इनको भी मैंने टिक किया था और ये गलत हो गया, तो आप एनालिसिस करिए। आप ये समझिए कि उस टाइम पे जब आपने इसको टिक किया था तो क्या सोच के टिक किया था, और ऐसी क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी आपको गलत समझ में आ रही है कि हाँ यार ये गड़बड़ हो गई, मेरे से ये दिमाग से निकल गया। फॉर एग्जांपल सिलॉक का क्वेश्चन है, सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, और आपको वहां लगा कि नहीं सही था ये, मैंने टिक कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं ये वो कॉन्सेप्ट गलत है। तो जो कॉन्सेप्ट जो आपसे मिस्टेक हुई है, जिसको आपने लाइव पेपर में ट्रू कर दिया था, एटलीस्ट उसके 10 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ढूंढ के एक बार उनको प्रॉपर जो है वो रिवाइज कर लीजिए, एक बार उनको अच्छे से प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए। एक बार आप इनको इन डेप्थ जो है वो रिवाइज कर लेंगे तो वो सेम कॉन्सेप्ट आपसे दोबारा जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप मॉक टेस्ट या सेक्शनल देते हैं, मेक श्योर करें कि मिस्टेक्स लॉक को भी जरूर बनाएं। एक आपका मिस्टेक्स का जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम देना ही है, अपनी मिस्टेक को अच्छे से एनालिसिस जो है वो करनी ही करनी है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। यूज शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड। देखिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ बिगनर और आप कहते हैं कि आप अभी एवरेज हैं, जो भी आपके पास ट्रिक्स हैं, जो भी ट्रिक्स आपके पास हैं, आप एक स्वयं की कॉपी भी जरूर मेंटेन करिए। स्वयं का लिखा जितना क्लियर कनेक्ट होता है उतना और कहीं नहीं होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखते जाएंगे, रेगुलर रिवाइज करते जाएंगे, तो इससे हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है। मिस्टेक्स एवरेज स्टूडेंट शुड अवॉइड। क्या करते हैं, एज एन एवरेज स्टूडेंट यू शुड अवॉइड सर्टेन मिस्टेक्स सो दैट यू विल बी स्कोर द मैक्सिमम। मतलब कि जो मिस्टेक आपको मॉक में दिख रही है, बस एक बार उसको समझने के बाद, उसका बेस पढ़ने के बाद कोशिश करें कि वो सेम मिस्टेक बार बार रिवाइज ना हो, है ना, मतलब रिपीट ना हो। क्योंकि अगर वो मिस्टेक आपको एनालिसिस है कि हाँ भाई ये मुझसे हुआ है, ये गलती मैंने इसको ओवरकम कर लिया है, तो बस आपको वो मिस्टेक को फोकस करना है। वो मिस्टेक कम होगी, इधर से मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। भाई मैं कहता हूं 20 में से 12 क्वेश्चन ट्रू हैं, 8 गलत हो गए। 8 को अगर आपने अच्छे समझ लिया तो एक का कॉन्सेप्ट जो आपने समझ लिया, अब अगर उसको आप या तो स्किप करते हैं या तो ट्राई करके ट्रू कर लेते हैं, तो एट द एंड तो आपको हेल्प मिलेगी ना, वो 12 का 13 ही होगा। तो जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रही है उसको कोशिश करें इतना अच्छे से डीप समझ लें कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। गिविंग लेस इंपॉर्टेंट टू द इंग्लिश एंड जीए सेक्शन, थिंकिंग दे आर इजी एंड कैन बी डन लेटर। देखिए जीए तो फिर भी बात की बात है, इंग्लिश को बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल हल्का लेके चलते हैं कि अरे नहीं यार हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। ये देखते हैं वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलेगा सर। 95 96 कट ऑफ जाता है, जिसमें इंग्लिश सेक्शन की भी इंपॉर्टेंट भूमिका है। इंग्लिश सेक्शन में बच्चे बहुत आराम से 26-27 अटेम्प्ट करते हैं। तो आप ये कहेंगे देखेंगे चलेगा, गलत अप्रोच है। आपको आज ही टाइम बैलेंस करके इंग्लिश पे कमांड करनी ही पड़ेगी सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आइए। नॉट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट एंड द मिस्टेक्स एंड कीप रिपीटिंग। देखिए ये चीज मैं फिर कह रहा हूं, मॉक टेस्ट आप एनालिसिस नहीं करते हैं, ना ही आप मिस्टेक को देखते हैं। अगर ये दो चीज आप नहीं करते हैं, आपको सर इसका बहुत नुकसान होगा, बहुत मतलब बहुत नुकसान होगा। तो आप इस चीज को फिर समझिए कि मॉक टेस्ट देना ही है, सेक्शनल देना ही है, एनालिसिस करने में भी टाइम निकालना है और अपनी मिस्टेक्स को जो है वो स्वयं से करेक्ट करना है, ताकि ये मिस्टेक्स जो है वो दोबारा हमारी ना हो। ठीक है, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिससे मैं ये कहूंगा कि एज अ एवरेज स्टूडेंट आप जो है वो चीजों को सही तरीके से जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए ये जितनी चीजें मैंने बनाई इस मतलब बताई, इसके लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी करने की आवश्यकता है। इफ यू आर अ बिगनर और रिपीटर, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक में कुछ जगह प्रॉब्लम्स हैं या मुझे मोस्ट जेन्युइन कंटेंट जो है वो जो है वो टॉपिक का प्रॉपर चाहिए, उसके लिए एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड जो है वो विजन का आरबीआई असिस्टेंट का बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से जो भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल
बेसिक से जो है वो आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस बैच के माध्यम से आप स्क्रैच से आरबीआई मतलब असिस्टेंट को प्री प्लस मेंस की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, चूंकि आरबीआई के अंदर पे प्रोटेक्शन लगभग सेफ होता है, पूरा सेफ होता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के सर लोगों के लिए है, जिनका भी रिटायरमेंट हुआ है या इस साल हो जाएगा। हमने डेडिकेटेड जवान एक्स सर्विसमैन बैच आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो प्रॉपर यहाँ पे लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड है ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जो भी हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं जो आरबीआई असिस्टेंट बैच के साथ जाएंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल केवल तो आरबीआई नहीं आएगा, और भी बड़े बैचेस आएंगे, और भी बड़े जो है वो एग्जाम्स होंगे, उनके भी नोटिफिकेशंस आएंगे। तो आप केवल आरबीआई असिस्टेंट का बैच लें, आप इससे अच्छा बैंक महानायक ले लें। इसमें एक साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी उसके बैचेस बनेंगे, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत डिफरेंस नहीं है आरबीआई असिस्टेंट के बैच और बैंक महानायक में, बहुत कम का डिफरेंस है, तो आप इसको अवेल करेंगे, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। सेम तरीके से हमने एक इनिशिएटिव किया है हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए। जैसे हमारा एक लौता प्लेटफॉर्म एग्जाम ट्यून है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे ना केवल बात करता है, हम बैच प्लान करते हैं, सिस्टमैटिक गाइडेंस देते हैं, स्टडी देते हैं, और हमारे डिफेंस के सर लोग एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होते हैं। अभी तक के जितने भी बैचेस हमने प्लान किए हैं, बनाए हैं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे डिफेंस के सर लोगों ने बहुत अच्छे से उनको यूटिलाइज किया है और अपनी पढ़ाई में जो है हेल्प आई है। मैं आपको कहूं कि अभी आरबीआई असिस्टेंट का आप एक्स सर्विसमैन का बैच लीजिए, कल को हम दूसरा, तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल थोड़ा लोड ज्यादा हो जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए हमने सर लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक। ये पैक क्या है सर? ये पैक डेडिकेटेड है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। इसके अंदर जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन के बैचेस हो चुके हैं, करंट के ऑनगोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर नायक के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप सर 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी क्लास के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे रीजनिंग बाय एरपिस्तर पे गया, मैं यहाँ सर वीडियो सेक्शन पे गया, वीडियो सेक्शन में जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे सर, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बैचेस के लिंक देखिए। सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा विजन का जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का प्री प्लस मेंस का बैच। इसके नीचे आप जाएंगे तो जवान एक्स सर्विसमैन, हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक मिल जाएगा, जिसमें सारे एक्स सर्विसमैन के बैचेस मिल जाएंगे। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो है वो बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। बैंक महानायक से आप सारे के सारे जो है वो बैचेस को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं अगले 1 साल तक के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।